हेलो फ्रेंड्स, यू कैन अचीव मोर बुक का ये टॉपिक है हमारा कि फेथ हम लोगों को आगे बढ़ाता है और फियर हम लोगों को पीछे ले जाता है। तो फेथ पाने के लिए हमें फियर के ऊपर अपनी जीत हासिल करनी होगी। करेजियस लोग परिस्थितियों को बुद्धिमानी से जीत लेते हैं और अपने ऑनर को भी बचाते हैं। वहीं यदि कावर्ड लोग होते हैं तो वो इजी रास्ते ढूंढते हैं। करेज में वो फेथ है जो फियर को खत्म करने के लिए होता है। फेथ स्ट्रेंथ देता है, लेकिन यदि डाउट होता है लोगों में तो वो हमारी वीकनेस का कारण होता है। करेज इज द स्ट्रेंथ इन द फेस ऑफ पेन एंड ग्रीफ। और यहाँ पर फेथ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम फियर की एब्सेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फियर के ऊपर विजय पाना। इसके लिए राइटर यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि एक बार की बात है, एक कोई मनी लेंडर था। वो बहुत ही मीन था। उसने किसी व्यापारी को कर्ज दे रखा था। अब वो व्यापारी गरीब होने की वजह से अपना कर्ज उतार नहीं पाया। मनी लेंडर की एक्चुअल में उसकी जवान बेटी पर नजर थी, वो बहुत सुंदर थी। तो उसने ये दिखाने के लिए कि वो व्यापारी को हेल्प करना चाहता है, उसने उस व्यापारी से कहा कि यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देते हो तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब इसमें उसने एक लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए एक ट्विस्ट किया कि मेरे हाथ में एक बैग होगा, उसमें ब्लैक और वाइट कलर के पेबल होंगे, मैं रखूंगा। उनमें से लड़की यदि ब्लैक कलर के पेबल को चूज करेगी तो उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और यदि वो वाइट पेबल चूज करेगी तो उसको शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। तो अब कंडीशन इस तरह की थी कि वो जो लड़की थी वो सुंदर भी थी और समझदार भी थी। वो ये नहीं चाहती थी कि उसके फादर को कोई दिक्कत आए या मुश्किल आए। उसने कहा ठीक है। अब वो सब गांव वालों के सामने वहां नदी किनारे खड़ा हो गया और लड़की और उसके फादर का भाग्य अब वहां डिसाइड होना था। अब वहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन मनी लैंडर बहुत चालाक था। उसने चुपके से दो काले पत्थर उठाए और बैग में रख लिए और ये मेक श्योर किया कि किसी ने उसको देखा नहीं, लेकिन उस लड़की ने देख लिया उसको रखते हुए। अब वो उस लड़की से बोला गया कि वो उसमें से पत्थर को चूज करे। अब देखिए, कहानी में आगे जाने से पहले आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कोई और इंसान होता तो क्या करता। या तो वो मनी लेंडर को ये कहता कि आप दिखाइए इसमें कौन से पत्थर हैं, एक्सपोज कर देता। या फिर हो सकता है वो डर की वजह से अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती कि ठीक है चलो भाग्य के आगे। या फिर वो अपने फादर को सेक्रीफाइस करके ये बोल सकती थी कि मैं तो ये बातें नहीं मानूंगी। लेकिन वो लड़की बहुत समझदार थी, चॉइस इजी नहीं थी। उसकी लाइफ का सवाल था और उसके फादर की लाइफ का भी सवाल था। वो दोनों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए उस लड़की ने समझदारी से क्या किया। उसको सिर्फ अकेली को पता था कि उसके अंदर दोनों काले पत्थर हैं उस बैग में। अब उसने क्या किया, उसमें से एक पेबल निकाला और ऐसे बिल्कुल नाटक किया उसको, जैसे कि उसका पैर वहां स्टंबल हो गया और वो गिर पड़ी, बैलेंस बिगड़ गया और जमीन पे गिर गई। और उसके हाथ में से जो वो पेबल था वो भी वहीं जमीन पे और पेबल्स के साथ मिक्स हो गया। अब वो ये शो कर रही थी जैसे उसने देखा ही नहीं कि कौन से कलर का पेबल था। वो धीरे से उठी और माफी मांगने लगी कि ओ मैं गिर गई। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि बैग में देख लेते हैं कौन से कलर का पत्थर है। जिस भी कलर का पत्थर बैग में होगा इसका मतलब है तुमने इससे ऑपोजिट कलर का पत्थर चूज किया था। अब बैग में से तो ऑब्वियसली ब्लैक कलर का पेबल ही निकलना था, क्योंकि उस मनी लेंडर ने वहां पर दोनों ब्लैक कलर के रखे हुए थे।
तो वहां चेक किया गया लोगों के सामने, तो वहां पर वो काले रंग का पत्थर था। अब इतने सारे लोगों के सामने मनी लेंडर ये नहीं मान सकता था कि उसने दोनों ब्लैक कलर के पत्थर रखे थे। यहाँ लड़की की बहादुरी ने उसको बचा लिया और उसके क्रिएटिव सॉल्यूशन से उसके फादर की और डॉटर की दोनों की लाइफ बच गई। तो लोगों ने कहा ये वाइट कलर का पत्थर इसने चूज किया था। केवल करेजियस होना ही लाइफ के चैलेंजेस के लिए सही नहीं होता। लाइफ के चैलेंजेस वो करेजियस लोग एक्सेप्ट करते हैं और उनको रिस्पेक्ट से और डिग्निटी से जीत लेते हैं। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स आर बोल्ड, बट नॉट ऑल बोल्ड पीपल आर मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। कुछ लोग या तो प्लेजर पेन गेन करने के लिए या पेन को अवॉइड करने के लिए चीजें करते हैं। मॉरली कावर्ड्स में इतना साहस नहीं होता कि वो अपने विश्वास को पूरा करने के लिए कोई कीमत चुका सके। करेज में ये होता है कि वो कंडीशंस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बल्कि वो तैयार होते हैं परिणाम को भुगतने के लिए। खुद में उनको विश्वास होता है। जब सभी लोग गिव अप भी कर देते हैं, तो भी जो साहसी लोग होते हैं, करेजियस लोग होते हैं, वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल लेते हैं। गलीलियो का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। जब वो 26 साल की उम्र के थे, तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर वो बन गए एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। उस टाइम पे लोगों ने एंशियंट थ्योरीज को बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर लिया था। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ऑथोरिटीज। उनकी थ्योरीज को क्वेश्चन करना बहुत ही बुरा माना जाता था, डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता था। गैलीलियो ने प्रूव किया कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मैटर नहीं करता कि वो ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से नीचे गिरता है। गिरती हुई चीज का रेट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ एयर पर, यानी हवा में का क्या रेजिस्टेंस है, ना कि वेट पर। ये थियोरी एरिस्टोटल की थियोरी के अगेंस्ट थी। Even though Galileo was able to demonstrate his theory, लोग उसको बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो डरते थे कि एरिस्टोटल के एक प्रिंसिपल को यदि डिस्क्रेडिट करते हैं या नहीं मानते हैं, तो उनके जो बनाए हुए और दूसरे सिद्धांत हैं वो भी गलत साबित हो सकते हैं। गैलीलियो की सपोर्ट में कोई नहीं आया, लेकिन गैलीलियो ने फेथ अपना नहीं खोया। वो अपनी बात पर ही कायम रहे। Then his theory met with both approval and acclaim. लेकिन उनकी थ्योरी को बाद में अप्रूवल भी मिला और अक्लेम भी मिला। करेज इज नाइदर फियरलेसनेस नॉर रेकलेस बिहेवियर। करेज इज कन्फ्रंटिंग एंड कॉन्करिंग फियर। फियर को कन्फ्रंट भी करना है और जीतना भी है। रेकलेसनेस आती है या तो भोलेपन से या घमंड से या मूर्खता से। सही चीज को करने की एबिलिटी के लिए हमें विजडम चाहिए। करेज इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द विजडम टू नो व्हेन टू टेक अ फर्म स्टैंड। कब हमें फर्म स्टैंड लेना है, जबकि रेकलेसनेस हमको एम्बेरस भी कर सकती है और खतरे में भी डाल सकती है। इससे ट्रस्ट भी खत्म हो सकता है। करेजियस बिहेवियर लोगों को इंस्पायर करते हैं और ट्रस्ट जनरेट उसमें होता है लोगों में। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला, इनके करेज ने लोगों को इंस्पायर किया कि कैसे इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। उन्होंने कितनी मेहनत की, हार्डशिप फेस की। करेज इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इनोसेंट लोगों को दबाना, धोखा देना, स्ट्रेंथ दिखाना, ये करेज शो नहीं करता।
ये कावर्डिस है। ये सिर्फ एक टाइम किया हुआ एक्ट है। लेकिन जो करेजियस लोग होते हैं वो एम्पावर्स अस टू फेस लाइफ स्क्वायरली, मूव फॉरवर्ड एंड टेक चार्ज। करेज एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो और वैल्यूज को भी पॉसिबल बनाता है। द करेज एंड द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस पुट अ पर्सन इन अ ड्राइवर्स सीट। यदि हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने का डिसीजन नहीं रखते हैं तो हमारा फ्यूचर लोगों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस्ड होगा। लोग ही हमें लाइफ हमारी डिसाइड करेंगे। जो लोग साहसी नहीं होते हैं वो सिर्फ दुखी दर्शक बन के रह जाते हैं। वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं जब वो लाइफ सिचुएशंस में ठीक से रिस्पॉन्ड करने का करेज नहीं रखते। करेज का एक एग्जाम्पल है थॉमस कार्लाइल, जिन्होंने 5 साल के हार्डवर्क के बाद एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। वो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को पढ़ने के लिए दी। वहां पर क्या हुआ, फ्रेंड के जो हाउस कीपर था, जो नौकर था, उसने गलती से वो मैन्युस्क्रिप्ट फाड़ के आग में फेंक दी। अब जब कार्लाइल की वाइफ को ये बात पता चली, शी कुड नॉट होल्ड बैक हर टीयर्स, और उसका दोस्त भी बहुत घबराया। लेकिन कार्लाइल ने कहा कोई बात नहीं। कार्लाइल हिमसेल्फ वाज स्पीचलेस। हालांकि फाइनली उन्होंने करेज दिखाया और रेस्ट्रेंट भी कि चलो कोई बात नहीं, इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं। बाहर से वो करेजियस दिख रहे थे। ही वॉज डिवास्टेटेड फ्रॉम इनसाइड। वो नहीं जानते थे कि वो फिर से ये काम कर पाएंगे कि नहीं। वो रात को सो भी नहीं पाए। लेकिन अगले दिन उन्होंने उस बुक पे काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने गिव अप नहीं किया। और 2 साल के बाद उन्होंने अपना काम फिर से कंप्लीट किया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ग्रेट वर्क वॉज रेडी। उनकी जो इनडोमिटेबल स्पिरिट थी उसने ये साबित कर दिया कि करेज से बहुत कुछ पॉसिबल है। द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ करेज कि उस लॉस को एक्सेप्ट करना पहले तो, कि ठीक है जो हुआ सो हुआ। लाइफ के चैलेंजेस या तो ये हमें बना देते हैं या फिर हमें तोड़ देते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के हैं अंदर से और क्या गोल हम अचीव करना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लाइफ में इतने सारे डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं, उनसे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। एज अ चाइल्ड जो थे बीथोवन, वो बहुत अच्छा पियानो बजाते थे बचपन में। उनके पिता शराबी थे। वो अपने बेटे को पैसा बनाने के लिए यूज करते थे, लेकिन उनकी मदर काफी सपोर्टिव थी। लेकिन उसकी डेथ हो गई जब बीथोवन 17 साल के थे। उनके 2 छोटे भाई थे जिनकी उनको देखभाल भी करनी थी। अब यंग बीथोवन सून ग्रू टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रूली ग्रेट म्यूजिशियन। लेकिन उनके साथ एक फिर दुर्भाग्य हुआ कि 28 साल की एज पे वो डेफ हो गए। अब एक म्यूजिशियन के लिए डेफनेस एक बहुत ही क्रूअल पार्ट है। लेकिन बीथोवन ने बड़े साहस से उस कमजोरी को ओवरकम किया और उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे म्यूजिक पीसेस बनाए। एक बार वियना में उनको ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करना था। ऑडियंस की तरफ पीठ करके उन्होंने म्यूजिक दिया और जो ऑडियंस थे वो बहुत ही एंथ्रेल्ड हुए। जब शो खत्म हुआ तो ऑडियंस की तरफ बैक वो किए हुए थे और अपना सामान वो अरेंज कर रहे थे, जा रहे थे वहां से। उनके एक कंपेनियन ने उनकी इस परिस्थिति को समझा कि क्या हो रहा है और उनको ऑडियंस की तरफ मुंह करके खड़ा किया। तब भी बीथोवन देख सके कि उनको वहां पर स्टैंडर्ड ओवेशन मिल रहा था। ऑडियंस को पता चला कि बीथोवन
जो अपने म्यूजिक को सुन भी नहीं पा रहे थे, और ना ही वहाँ पे वो स्टैंडिंग ओवेशन की जो आवाज़ थी, लोग जो उनको क्लैप कर रहे थे, वो देख उन्होंने सुनी। लोगों ने उनके साहस की फिर सराहना की। किसी की केयर करने का करेज होना चाहिए, मॉरल जिसमें लव और केयर इन्वॉल्व हो, गिविंग इन्वॉल्व हो, और इसके अलावा करेज टू डेयर होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है कॉपरनिकस का। वो 21 साल की एज में ही एक बहुत ही लर्नड मैन बन गए थे विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज। उस समय ये बिलीव था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है एंड द सन एंड द स्टार्स मूव्ड अराउंड इट। उस समय जो एस्ट्रोलॉजर्स और प्रीस्ट थे वो ही इन्फ्लुएंस करते थे सब चीज़ों के, जिन्होंने ये इंटरप्रिटेशन दी थी। अब कॉपरनिकस ने स्टडी की और अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है ये बताया, केवल एक छोटा सा प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ घूमता है। उनकी जो डिस्कवरीज थी वो टाइम के साथ नहीं दिखती थी, तो वेटिकन में उनको लोगों का और प्रीस्ट का बहुत विरोध सहना पड़ा। उनको डिनाउंस भी कर दिया गया, उनको एग्जाइल भी कर दिया गया, और पब्लिकली बोलने पे उनके रोक भी लगा दी गई। लेकिन कोपरनिकस बिना किसी डर के अपनी नई नॉलेज के बारे में लिखते रहे। आफ्टर डिकेड्स ऑफ एफर्ट उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया, और अब उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि उस काम को उनके पब्लिश कौन करेगा। उन्होंने अपनी बुक पॉप पॉल द थर्ड को, वहाँ के जो पॉप थे, उनको डेडिकेट की। वो ये जानते थे कि सिर्फ पॉप ही ऑपोजिशन को हैंडल कर पाएंगे। तो 1543 में जब कोपरनिकस अपने डेथ बेड पर थे, तो उनके पास एक मैसेंजर आया और उनकी बुक की एक कॉपी उनको दी। होल्डिंग हिज बुक टू हिज हार्ट ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट। उन्होंने आखिरी सांस ली। तो देखिए कोपरनिकस का करेज और स्ट्रेंथ जो था, वो of conviction paid him rich dividends. Popular beliefs may not always be right. They sometimes need to be challenged against all odds. इस करेज का एक और एग्जाम्पल राइटर बताते हैं। 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जो वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में थी, उसमें आग लग गई थी। उस समय एडिसन 67 ईयर ओल्ड थे। करीब $2 मिलियन का नुकसान उनको हुआ। एडिसन लेकिन चुपचाप खड़े रहे और देखते रहे। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि अपनी मदर को बुलाओ, ब्रिंग हर हियर, शी विल नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस एज लॉन्ग एज शी लिव्स। और देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग एडिसन ने अपनी उन जलती हुई उनको देखा और कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारी सभी मिस्टेक्स इसमें जल चुकी हैं, अब हमें नई शुरुआत करनी है। तो देखिए क्या एटीट्यूड था। इट टेक्स ट्रिमेंडस गट्स एंड करेज टू फेस अ सिचुएशन लाइक दिस। करेज हमारी एबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देता है। यदि दो लोगों की एबिलिटी सेम है, तो भी उन दोनों में से वही जीतेगा जिसमें ज्यादा साहस होगा। वन इंडिविजुअल विद अ बैकबोन विल अकम्प्लिश मोर देन 100 मैन विद अ विश बोन। करेज से डेंजर को फेस करने में फर्मनेस मिलती है। इसके लिए रिस्क लेना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लुइस ब्रेल थे फ्रांस में। 200 ईयर्स पहले वो वहां हुए। उनके फादर लेदर के सामान बनाते थे। एक दिन किसी इंस्ट्रूमेंट से खेलते हुए उनकी आंखें हर्ट हुई और इन्फेक्शन की वजह से उनकी आंखें टोटली ब्लाइंड हो गई। ब्लाइंड लोगों को उस समय बहुत ही क्रुअल्टी से ट्रीट किया जाता था। उस समय उनको डिवाइन पनिशमेंट समझा जाता था। लुइस के फादर ने उनको एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने भेज दिया, जहां एक रिटायर्ड सोल्जर ने उनको
एम्ब्रॉस्ड डॉट की मदद से पढ़ना सिखाया। ब्रेल ने स्क्रिप्ट बनाई वहां पर ब्लाइंड लोगों के लिए, ताकि वो अपनी फिंगर की मदद से पढ़ पाए। और बाय द एज ऑफ 20 ब्रेल ने एक बुक पब्लिश की फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ब्लाइंड। ब्रेल ने अपनी तो कमी पूरी ही की, साथ में जितने और ब्लाइंड लोग हैं उन लोगों को भी हेल्प किया ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एम्पावर देम। उनका एग्जाम्पल ट्रू करेज का है। जब परिस्थितियां बहुत ही कठिन हो तो हमें उनको साहस से सामना करना चाहिए। 5 स्टेप राइटर कहते हैं करेज को डेवलप करने के लिए हमें उनमें होने चाहिए। लाइफ में हमको क्या मिलता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या बनते हैं। लाइफ इज प्रेशियस एंड प्राइसलेस एंड सो वी आर। जब हम खुद को बदलते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देते हैं। What we are and what we do are inextricably linked in a dynamic circle। क्योंकि हम rational being हैं तो हम अपने जो थॉट्स एंड बिहेवियर हैं उनको बदल सकते हैं। फेस अप द रियलिटी। हमें रियलिटी को फेस करना है। जब हमें सिचुएशन को फेस करने का साहस नहीं होता है तो हम एक एस्केप रूट ढूंढते हैं, विच इज कॉल्ड राशनलाइजेशन। यानी हम उनके तर्क वितर्क करते रहते हैं, ये इसलिए नहीं किया, उसने नहीं किया। और ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस है जो पेनफुल रियलिटी से अवॉइड करने को हमें कहता है। हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही हम उस रियलिटी को एक्नॉलेज करते हैं। फिर हम या तो पास्ट में जीते रहते हैं या फिर हम फ्यूचर में। हम यही नहीं रुकते, इसके आगे हम क्या करते हैं, हम उस रियलिटी को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देते हैं और फियर और डाउट बना लेते हैं। हम उन चीज़ों से भी डरते हैं जो कभी हुई ही नहीं। सो ये फियर इंसान को वीक बनाता है। वी नीड टू फेस अप द रियलिटी एंड स्टॉप रैशनलाइजिंग। कि उनके तर्क वितर्क देने के बजाय हमें उसे फेस करना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, राइटर कहते हैं कि हमें स्टैंड लेना आना चाहिए। री एग्जामिन करना है वैल्यू सिस्टम को। उन लोगों से गाइडेंस लो जो क्लियर हों अपने वैल्यू सिस्टम में और उनमें साहस हो स्टैंड लेने का। थर्ड है, हमें कैरेक्टर बिल्ड करना है। कैरेक्टर एक फाउंडेशन है जो फॉल्स बिलीव्स को कन्फ्रंट करने का साहस देती है। एंड बिल्ड मॉरल करेज। हमको कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल को रिव्यू करके कैरेक्टर बनाना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, प्रैक्टिस लिटिल एक्ट ऑफ करेज। छोटे छोटे से साहसिक काम करते रहें और बड़े चैलेंजेस फिर फेस करने के लिए हम में हिम्मत आ जाएगी। करेज बैंक में जमा पैसे की तरह नहीं है। इनफैक्ट हम इसको जितना खर्च करेंगे हमको उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। हम एपैथी और कॉम्प्लेसेंस की वजह से करेजियस एक्ट करने से बचते हैं और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है। कभी कभी तो छोटी छोटी परेशानियों में थोड़ा सा भी करेजियस डिसीजन लेने से राइट टाइम पे वो सॉल्व हो जाती है वो प्रॉब्लम। और फिफ्थ है हमारा, प्रैक्टिस लीड टू प्रिपरेशन। यदि सही प्रैक्टिस करेंगे यानी अपने आप को कभी सिचुएशन को एंटिसिपेट करके भाप के उनको ठीक तरह से कैसे करना है करेंगे टाइप से आप प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी तैयार रह सकते हैं। प्रैक्टिस करने से छोटे छोटे चॉइसेस हमको बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार कर देंगे। टू अचीव मोर ऑनरेबली टेक करेज। तो साहस का आप सहारा लीजिए, उससे आप में एक नए आयाम तैयार होंगे।